हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संसद भवन के बारे में, यानी संसद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस संसद में यानी भारतीय संसद में हम तीन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि यह भारतीय संसद के मुख्य तीन अंग हैं जिस पर पूरी संसद टिकी हुई है। तो आप वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो हम बात करेंगे संसद के बारे में। तो पार्लियामेंट संसद, यह किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है? 79 में इसका विवरण किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी भारतीय संसद है उसका विवरण किस में किया गया है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति फ्रेंच से यानी फ्रेंच भाषा से पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति होती है। संसद को ब्रिटेन से लिया गया है। संसद को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी संसद की जो भी अवधारणा है, विचार हैं, वे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसलिए संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। याद रखिएगा, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है क्योंकि संसद की जो भी विचारधाराएं कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। संसद के तीन अंग होते हैं। ये तीन अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के तीन अंग होते हैं जिन पर पूरी संसद टिकी हुई है। तो जो राज्यसभा है इसको अनुच्छेद 80 में बताया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में बताया गया है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक बताया गया है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। अगला है संसद के दो सदन होते हैं। याद रखिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वे सदन में नहीं आते हैं। इनको हम इन दोनों के बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा को। तो सदन के कितने अंग होते हैं? सदन के दो अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो पूर्व भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? यानी ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसका निर्माण किसने किया था? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने इसका निर्माण किया था। अब बात करते हैं एक बार नए संसद भवन की। तो पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इस बिल्डिंग को डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल ने किया था। जो नई संसद भवन का निर्माण है उसको आर्किटेक्ट किसने किया था? विमल पटेल ने किया था, जो कि कहाँ से संबंध रखते हैं? जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी, एक बार आप इसकी संरचना देख सकते हैं। ये सामने से देखने पर ये अर्धचंद्राकार दिखती है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे तो पूरी संसद कैसी है? गोल है। तो याद रखिएगा, तो आपकी संरचना कभी पूछ लेते संसद की, सामने से देखने पर कैसी है? अर्धचंद्राकार है और ऊपर से देखने पर पूरी संसद गोल है। अब आपको इसमें एक चीज और नोटिस करनी है जो पूछी जाती है। संसद के चार भाग हैं। जो संसद को चार, जो उसकी रूपरेखा है कैसी है? चार भागों में, एक, दो, तीन और सबसे बीच में सेंटर में सेंट्रल हॉल। तो ये कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो इसके सामने की ये दो हैं, ठीक है, इनमें लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता की मीटिंग की जाती है। और इसमें कॉर्नर वाला है, उसमें एक में क्या किया जाता है? इसमें लाइब्रेरी बनी हुई है। और बीच में है, इसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। जो भी अन्य देशों से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं वे भाषण कहाँ देते हैं? इसी सेंट्रल हॉल में आकर देते हैं। तब आपको उसकी संरचना हल्की सी समझ आ गई होगी। और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो संसद भवन की रूपरेखा। संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में किया गया था। तो कब इसका स्टार्ट हुआ था? सन 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ था। तो इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1921 से लेकर 1927 के बीच में इसका निर्माण कार्य चलता रहा था और 1927 में जाकर यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। संसद भवन के बाहरी हिस्से या परिधि का निर्माण 144 ग्रेनाइट पत्थरों की स्तंभों से हुआ है। जो संसद भवन की बाहरी परिधि है, अब बाहरी परिधि कौन सी है? अब आप इसमें देख सकते हैं, जो ये बाहरी परिधि है ये वाली, ठीक है, अब जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये जो बाहरी परिधि है, इसके बीच में जो जो खंभे लगे हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं? ये ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। अब आप इस संरचना में देख सकते हैं ये पूरे जो गोलाई में, ठीक है,
तो इन्हीं संरचना को क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। और ये परिधि किस पर टिकी हुई है, आप सफेद रंग में देख रहे होंगे, ये खंबे हैं जो किसके बने हुए हैं, ग्रेनाइट पत्थरों के। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, ये 144 पत्थरों से बनी हुई है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि संसद की बाहरी परिधि का निर्माण कैसे हुआ है, तो 144 ग्रेनाइट पत्थरों से या खंभों से इसका निर्माण हुआ है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हैं डीडी आइजनहावर। इन्होंने कब भाषण दिया था, 1959 में भाषण दिया था। दूसरे हैं जिमी कार्टर। इन्होंने कब भाषण दिया था, 1978 में इसका भाषण दिया था। तीसरे हैं बिल क्लिंटन। इन्होंने कब भाषण दिया था, सन 2000 में भाषण दिया था। चौथे कौन से हैं, बराक ओबामा। इन्होंने कब भाषण दिया था, सन 2010 में भाषण दिया था। आप सामने देख रहे होंगे ये है नए संसद भवन, जिसकी आधारशिला किसने रखी थी, पीएम मोदी ने 2020 में रखी थी। और कब रखी थी, 20 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, जो नए संसद भवन का कार्य है वह किसने शुरू करवाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संसद के सत्र के बारे में। तो संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। वे कौन कौन से हैं, पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। कितने सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। टोटल मिलाकर 3 सत्र होते हैं। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो जो बजट सत्र है वह कब आता है, वह फरवरी से लेके मई के बीच तक में आता है। ठीक है। दूसरा है मानसून सत्र, वह कब से कब तक रहता है, जुलाई से लेके सितंबर तक के बीच में रहता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, वह कब से लेके कब तक रहता है, नवंबर से लेके दिसंबर तक रहता है। अब इसमें 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो बजट सत्र और दूसरा सबसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा सत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हम बजट सत्र को समझेंगे। जो बजट सत्र है वह कब किस लिए होता है, ये भारत के जो भी बजट होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है शीतकालीन सत्र। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों सत्रों में सबसे छोटा सत्र यानी इसका समय काल है वो सबसे छोटा होता है। वह कब से कब तक होता है, नवंबर से दिसंबर तक, यानी 1 माह से लेकर 2 माह तक के बीच में चलता है। तो ये था संसद का सत्र। अब बात कर लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये तो है स्लाइड किस लिए कि किस किस नामों से जाना जाता है, इसमें हम इसके नामों के साथ साथ अंतर भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब निम्न और उच्च सदन के नाम से क्यों जाना जाता है इसको हम अभी आपको समझाएंगे। दूसरा है हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को किसके नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है। अब इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है लोकसभा को, यहाँ समझेंगे। क्योंकि हाउस ऑफ पीपल का मतलब है क्योंकि जो इसके सदस्यों का चुनाव होता है वह जनता के द्वारा होता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चर्चित लोगों का सदन होता है जिससे लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब कौन होते हैं वे विधायक या एमएलए होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब इसे प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तीसरा है अस्थाई सदन कहा जाता है लोकसभा को, और अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। और स्थायी सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। अब यहीं से क्या होता है, निम्न और उच्च सदन का भेद होता है। इसे निम्न सदन लोकसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वे अस्थायी होते हैं। और उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वे स्थायी होते हैं। इसमें लोकसभा में युवाओं का सदन होता है, राज्यसभा में बड़ों का सदन होता है। ठीक है, तो ये था इसके नाम, जो लोकसभा तथा राज्यसभा को अन्य नामों से संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में। तो संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 550 होती है। कितनी होती है, 550 होती है। जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदनों की संख्या कितनी है, 543 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे।
अधिकतम संख्या कितनी बताई जा रही है यहाँ पर? 552 बताई जा रही है, जिसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा है एंग्लो इंडियन। ठीक है, कौन सा है दूसरा? एंग्लो इंडियन। तो सबसे पहले हम समझेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। इस वाले में राज्य को कितने सदस्य प्रदान किए गए हैं? 530 सदस्य प्रदान किए गए हैं। और केंद्र को कितने दिए गए हैं? 20। ठीक है, केंद्र को कितने दिए गए हैं? 20। अब बात करते हैं एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन को कितने दिए गए हैं? 2 सदस्य दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 सदस्य दिए गए हैं। अब एंग्लो इंडियन होता क्या है? जो हमारी संसद है वह कब बनकर तैयार हुई थी? वह 1927 में बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि यह भारत के आज़ाद होने से पहले ही तैयार हुई थी, जिस कारण इसमें दो लोगों की मुख्य भूमिका थी, एक भारतीय महिलाओं की और एक विदेशी पुरुषों की। वे विदेशी पुरुष क्या थे? जो भारत पर राज कर रहे थे, वे भारतीय महिलाओं से शादियां कर लेते थे, जिस कारण इसमें जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, यानी अगर भारत से बाहर का व्यक्ति या महिला कोई भी जो शादी कर चुके हैं, जो इसमें भाग लेते थे, वे क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियन कहलाते थे। इसलिए 2 सीटें किसकी रखी गई थी? एंग्लो इंडियन की रखी गई थी। अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 543। इससे आगे भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है वह अब खत्म कर दिया गया है। तो अब जो 552 थे, जो स्टार्टिंग में कितने थे? 552, जो एंग्लो इंडियन के कम कर देने से कितने हो गए हैं? 550 सदस्य हो गए हैं। यानी अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 550 हो गई है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने सदस्य मिले हैं? टोटल 550। और एंग्लो इंडियन के कितने हो गए हैं? 0 यानी 0 हो गए हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डायग्राम के थ्रू कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितने हैं और एंग्लो इंडियन के पास कितने हैं। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्यों की संख्या है। कितनी है? 543 सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 513 राज्यों के पास है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। ठीक है, 513 किसके पास है? राज्यों के पास। और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी है? 13। अब बात करेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। तो राज्यसभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 250 अधिकतम सदस्य होंगे, जिसमें 238 सदस्य राज्यों का तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। जो 12 सदस्य हैं किसके द्वारा चुने जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। अब 238 किस में रखे गए हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। अब इनको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी है? 250। अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी दे दी गई है? 238। और ये जो 12 हैं, अन्य 12, ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। अब इसमें 12 कौन से सदस्य होते हैं? वे कला से संबंधित होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं, शिक्षा से संबंधित होते हैं, और अन्य कुछ सदस्य हैं वे उससे संबंधित होते हैं। ये 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो आपको समझ आ गया हो राज्यसभा के सदस्य कि ये 250 होते हैं और 238 जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। और हम साथ साथ इसके अंतर को भी स्पष्ट करते जाएंगे। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वह 6 वर्ष का होता है। अब लोकसभा को भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह जनता का सदन होता है। लोकसभा किसका सदन होता है? जनता का सदन होता है। और राज्यसभा किसका सदन होता है? शिक्षितों का सदन होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। जो लोकसभा है उसका उल्लेख किस में किया गया है? 81 में किया गया है। और राज्यसभा का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, अब यह जनता का सदन किस लिए होता है? क्योंकि जो इसका चुनाव है वह कौन करता है? जनता के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का चुनाव
एक उदाहरण के तौर पर किसे किया जाता है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें इसका सदस्य का चुनाव कौन करता है, जनता के द्वारा किया जाता है। और इसे शिक्षित सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि इसमें जो चुनाव है वो एमएलए, विधायक आदि के द्वारा किया जाता है, इसलिए शिक्षितों का सदन कहा जाता है। और इस कारण भी इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं योग्यता के आधार पर। अब योग्यता के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में अंतर समझेंगे। तो इसमें जो अंतर है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा में भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है सरकार के किसी लाभ पद पर ना हो। जो लोकसभा का सदस्य है वह सरकार के किसी भी लाभ पद या सरकारी नौकरी पर ना हो। यही राज्यसभा पर भी लागू होता है कि वह किसी भी लाभ पद या सरकारी नौकरी पर ना हो। अगला पॉइंट है कि उसकी दिमागी हालत ठीक हो और वह दिवालिया ना हो। कहने का मतलब यह है कि उसकी दिमागी हालत खराब नहीं होनी चाहिए और वह दिवालिया भी नहीं होनी चाहिए। यह दोनों पॉइंट दोनों सभाओं के लिए यानी राज्यसभा और लोकसभा पर लागू होती है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो इसमें एक कॉमन है वह क्या है, आयु। आयु दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो जो लोकसभा की आयु कितनी रखी गई है, 25 वर्ष रखी गई है और राज्यसभा की 30 वर्ष रखी गई है। तो आप इस अंतर को हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव के बारे में कि इनके चुनाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात चुनाव में जनता भाग लेती है। मैंने आपको भी बताया जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वह लोकसभा का चुनाव होता है, जो कि जनता के द्वारा किया जाता है। जो भी लोकसभा का जो सदस्य होता है वह किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा का चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, विधायक एमएलए भाग लेते हैं। लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है, लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। और राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कितने सदस्यों का चुनाव होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो ये था लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों में अंतर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, इसका उल्लेख यानी लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है, यानी 93 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। क्या कौन कौन होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर एक कैसा अध्यक्ष है, एक अस्थायी अध्यक्ष है। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। याद रखिएगा कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। क्या करना है, लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अध्यक्ष यानी स्पीकर के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव है वह कौन करता है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। अब इस बात को आप समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वे कौन करेगा, उसके सदस्य ही करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है, ठीक है, उसे शपथ दोबारा नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जब प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जब वह सदस्य होता है तभी उसको शपथ दिला दी जाती है। तो उसे अध्यक्ष बनने के बाद उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट है, यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वह किससे देगा, वह उपाध्यक्ष को देगा। जो अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। तब आपको अंतर समझ आ गया होगा क्या है। आगे चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कार्य और उसके अधिकार को समझेंगे। तो लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है, ये सभी कार्यों को सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना उसका कार्य है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष है वह क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है,
आपको समझ आ गया होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तीसरा पॉइंट है, जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वह किसी भी निर्णय पर अपना फैसला नहीं दे पा रहे हैं, यानी किसी भी बात पर अपना फैसला नहीं रख पा रहे हैं, तो उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह उसको आगे बढ़ा सकता है, यानी उसका मत निर्णायक हो सकता है। ठीक है, ये कब लागू होगा, जब लोकसभा के सदस्य उस पर मत नहीं दे पा रहे हो। तो अगला पॉइंट है, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जो धन विधेयक है उसका निर्धारण कौन करेगा, वह लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अगला पॉइंट है पांचवा, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष 60 दिनों तक की अनुमति के लिए बिना अनुमति के गायब रहता है या संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि वह संसद से अनुमति लेकर गया है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, अगर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। इससे पहले हमने लोकसभा के पदाधिकारियों को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। तो जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं उसका हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 89 यानी 89 में किया गया है। अब इसमें दो सदस्य होते हैं, वे कौन कौन है, सभापति और उपसभापति। ठीक है, दो सदस्य कौन कौन से हैं, सभापति और उपसभापति। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह कौन होगा, भारत का सभापति होगा। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता। जो सभापति होगा वह संसद का सदस्य नहीं होता। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य देखेगा। अगर मान लीजिए सभापति अगर बीमार हो जाता है या किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं होता है तो उसका कार्य कौन देखेगा, उपसभापति देखेगा। सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, सभापति अपना त्यागपत्र यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, वह राष्ट्रपति को देगा। और उपसभा अपना त्यागपत्र किसको देगा, जो उपसभापति है वह अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये राज्यसभा के पदाधिकारी के कार्य कैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए, जो संसद के सदन के हाउस होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा थे, हमने इन दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब इसका महत्वपूर्ण तीसरा अंग है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक के बीच में बताया गया है। कितने बीच में बताया गया है, 52 से लेके 62 के बीच में बताया गया है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कौन होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कैसा होता है, पूरे भारतवर्ष की जो भी कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है, वह राष्ट्रपति ही होता है। परंतु भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या प्रमुख होता है। इसे हम आगे समझेंगे कैसे, लेकिन आप मान लीजिए कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का ही प्रमुख है, लेकिन सारे कार्य कौन देखता है, प्रधानमंत्री देता है। लेकिन किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी उसकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख कौन है, वह राष्ट्रपति ही है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, वह प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसमें से है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 53 में। इसका मतलब क्या है, जो भी कार्य संबंधित भारत के निर्णायक संबंधित कार्य होंगे वे किसमें निहित होंगे, राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये प्रावधान किसमें है,
अनुच्छेद 54 में। इसको डिस्कस करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह सभी राज्यों के सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। यानी इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान, अभी अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका प्रावधान के बारे में। तो इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा है एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति। अनुपातिक का मतलब वह संसद का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संसद का सदस्य जरूर होना चाहिए। ठीक है, और एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्निर्वाचिता के लिए पात्रता, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान किस में किया गया है, अनुच्छेद 57 में किया गया है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेंगे अनुच्छेद 58 के बारे में। तो अनुच्छेद 58 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु है, जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। यानी लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य के योग्य होना चाहिए। अब मैंने आपको अभी फर्क बताया था लोकसभा और राज्यसभा में कि वह क्या होना चाहिए, लोकसभा बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है वह पागल ना हो और दिवालिया ना हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले उसे कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, लोकसभा का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद उसे 10 साल उसमें देने पड़ेंगे। यानी उसे अपने पूरी 35 वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ेगी। जब जाकर वह 35 वर्ष का होगा तब वह राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। ये प्रावधान किस में दिया गया है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 59। इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें और कुछ सेवाएं दी गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यह इसकी प्रमुख शर्त है। यानी किसी भी सरकारी नौकरी पर वह नहीं होना चाहिए। अगला है राष्ट्रपति को आजीवन आवास, बिजली, यात्रा, सुरक्षा और चिकित्सा की प्राप्ति की जाएगी। यानी उसके किसकी सुविधा दी जाएगी, आजीवन आवास की, बिजली की, यात्रा और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये इसकी पद व पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, अब अगले के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 60 कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। ठीक है, अब महाभियोग क्या होता है इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को उसके पद से बर्खास्त या उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यह यूएसए से ली गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य महाभियोग करते हैं। कौन करते हैं महाभियोग, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग करते हैं। जिस सदन को महाभियोग लाना है, यानी जिस सदस्य को महाभियोग राष्ट्रपति पर लाना है, उस सदन के
1/4 सदस्य का लिखित घोषणा पत्र होना चाहिए। यानी उसे राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा कि हम आप पर महाभियोग करना चाहते हैं, और उसमें उसकी वजह भी देनी होगी कि वह किस वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग करना चाहते हैं। आप याद रखिएगा, ये इतना आसान नहीं होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर इतनी पावर होती है कि वह उसे बर्खास्त भी कर सकता है। तो यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना एक तरीके से नामुमकिन ही माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में क्या है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, एक है कि उसमें 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी। क्या होगी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि उसे राष्ट्रपति उस पर महाभियोग किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है जो सदन महाभियोग चलाना चाहता है यानी ये लाना चाहता है, उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित में पारित होना चाहिए। ठीक है, अब सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, मैंने आपको बताया था हाउसेस। उस सदन के सदस्य के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ये दोनों सदनों के लिए लागू है। ठीक है, दूसरा सदन यानी केंद्र और राज्य, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 62 में। तो राष्ट्रपति के पद को रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी 62 का सीधा सीधा मतलब यह है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरना। अब इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अब इस लाइन का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त यानी राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना आवश्यक है। यानी ये प्रावधान किसमें अनुच्छेद में किया गया, यानी किसी भी राष्ट्रपति का अगर समय काल समाप्त होने वाला है तो उससे कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति की चुन लिया जाएगा, लेकिन उसे बैठाया नहीं जाएगा जब तक कि पुराने वाले राष्ट्रपति का समय काल पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट बात करेंगे कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या महाभियोग या अन्य किसी कारण से उसे पद की रिक्ति हो जाती है, यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति हो जाती है। तो रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति पद की नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी राष्ट्रपति पद जो खाली है उसे भर दिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वह पद त्याग देता है, तो जिस तारीख से वह रिक्ति होती है उस तारीख से 6 मास के भीतर उसे क्या करना होगा, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरना होगा। ये प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 62 में दिया गया है। तो आपको उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति है अधिकार क्षेत्रों के बारे में। तो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। कौन सा है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की बैठक यानी मंत्रिपरिषद को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रियों का प्रधान होता है। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी नियंत्रक और जो महालेखा है उनके परीक्षक हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर है अगला पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। तो राष्ट्रपति का अधिकार सबसे प्रथम क्या है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलवाई जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की बैठक की जाती है। तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अगला पॉइंट है भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। और अगला पॉइंट है
राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों के बारे में या कानूनी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, ठीक है, यानी कोई भी बिल कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस बिल पर नहीं हो जाएंगे या राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं हो जाएगा। अगर सहमत हो जाएगा तो वह उस पर साइन अवश्य कर ही देगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है, ठीक है। मैंने इसलिए राष्ट्रपति को एंड में रखा था क्योंकि हमें पहले दोनों सदनों को समझना अनिवार्य था, यानी राज्यसभा और लोकसभा को समझना था, इसलिए मैंने राष्ट्रपति को एंड में आपको समझाया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, क्या क्या शक्तियां हैं कि वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों को बुलाने का अधिकार अपने पास रखता है। अगला पॉइंट है तीसरा कि लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किसके पास है? वह भी राष्ट्रपति के पास है। वह चाहे कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी उसकी मीटिंगों को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है संसद में विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इस लाइन का मतलब यह है, मान लीजिए कोई भी बिल है किसी भी तरीके का, तो सबसे पहले उसे क्या किया जाएगा? वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तभी वह राष्ट्रपति या संसद के सामने प्रस्तुत होगा। वह बिल कौन कौन से हैं? वे 3 बिल ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है इसमें धन विधेयक। जो भी धन संबंधित मामले होंगे सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाएंगे। अगर राष्ट्रपति को ठीक लगेगा तभी वह संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाएं या नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक, यानी किसी भी राज्य का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो यह सबसे पहले किसको बताया जाएगा? यह भी राष्ट्रपति को सबसे पहले बताया जाएगा, उसके सामने यह सलाह रखी जाएगी। उससे पहले यह संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रपति की सहमति होगी उसके बाद ही यह बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किए जाएंगे। अगला पॉइंट है संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक यानी बिल, यानी संचित निधि यानी किसी भी कार्य में जो भी व्यय किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं, उसे सबसे पहले किसको बताया जाएगा? राष्ट्रपति को बताया जाएगा। अगर राष्ट्रपति की समझ आते हैं तो वह संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, अन्यथा उनको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं राजनीतिक शक्तियों के बारे में। अब हम बात करेंगे राजनीतिक शक्तियां जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, ठीक है। मतलब इसका कहने का यह है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता यानी अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने होंगे तो वह कौन करेगा? वह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। कोई भी समझौता, कोई भी संधि, अंतरराष्ट्रीय फैसले अगर लेने होंगे तो वह राष्ट्रपति ही लेगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है, जो विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं भारतीय, उनकी नियुक्ति कौन करता है? वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन या स्वागत या उन्हें सही जगह बताना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई भी राजदूत बाहर से आता है विदेश का, तो वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उसका ख्याल रखना किसके अंडर में आता है? वह राष्ट्रपति के हिस्से में आता है। एक तरीके से यदि किसी भी राजदूत का सम्मान नहीं किया जाएगा तो वह उस देश का अपमान माना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति ही उसकी देखरेख करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही देखरेख करता है। तो इस टॉपिक को हल्के से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या था कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि करनी होती है तो वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय फैसले किसके द्वारा लिए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। और राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करेगा? वह भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये था हमारा भारतीय संसद से रिलेटेड पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को कवर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। धन्यवाद।